हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिप्रा गुप्ता फ्रॉम SKLGD पब्लिक स्कूल। लास्ट टॉपिक में हमने आपसे डिस्कशन किया था कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि एलिगरीज जो थी वो क्या थी। एलिगरीज में सिंबल्स बनाए गए थे, वहाँ पे फीमेल सिंबल्स बनाए गए थे। फ्रांस में बनाए गए थे मैरीना का सिंबल्स बनाया गया था, जर्मनी में जर्मानिया का सिंबल्स बनाया गया था। उस सिंबल्स को लेकर लोगों के अंदर क्या रोमांटिसिज्म की जो भावना थी, फीलिंग्स थी, उनको क्या किया जा रहा था, डेवलप किया जा रहा था। तो आज हमारा इसी से रिलेटेड टॉपिक है कि जो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन है वो कैसे तरह से क्या किया गया था, वहाँ पर बनाया गया था। इसमें आप पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन आप ऑलरेडी किसका आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फ्रांस का आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फ्रांस किस तरह से यूनिफाइड हुआ था, किस तरह से फ्रांस जो है रिपब्लिक कंट्री बना है। इसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ब्रिटेन में यूनिफिकेशन क्या हुआ था। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जो ब्रिटेन है उसको किसको हम ब्रिटेन कहते हैं, वहाँ पर कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं, कौन कौन से ऐसे यूनिक स्टेट है, किनको हम ब्रिटेन कहते हैं। सबसे पहले आपने यूरोप कॉन्टिनेंट में जो पावरफुल स्टेट है उसको हम इंग्लैंड तो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ। देखिए इसमें आप देखिए हमने थोड़ा सा इसका मैप बनाया है कि ये जो इंग्लैंड और इसी से लगा हुआ कौन सा है, स्कॉटलैंड है। यहीं से लगा हुआ जो वेल्स स्टेट है वो है, और यहाँ पर एक आयरलैंड है, एक नदर्न आयरलैंड है और नीचे रिपब्लिक आयरलैंड है। लेकिन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और वेल्स, जब ये तीनों स्टेट ये आपस में मिलते हैं, ये जो स्टेट जब आपस में मिलते हैं तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन कहलाते हैं। आप पढ़ते हो, आप न्यूज़ पे भी सुनते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से ये आया, यूके की तरफ से ये आया। तो ये यूके और ग्रेट ब्रिटेन जो है वो किसको कहा जाता है, किन प्लेसेस को ऐड करके कहा जाता है, जब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स ये तीन स्टेट जब आयरलैंड मिलते हैं आपस में तो यही क्या कहलाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन कहलाते हैं। और ये सेपरेट जो आयरलैंड है ये दो पार्टों में डिवाइड है, नदर्न आयरलैंड और रिपब्लिक आयरलैंड। जब नदर्न आयरलैंड किसको सपोर्ट करता है, किस में मिल जाता है, इंग्लैंड में मिल जाता है, ये ग्रेट ब्रिटेन में मिल जाता है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, यूके कहलाता है। इसमें ये रिपब्लिक आयरलैंड नहीं आता, साउथ वाला पार्ट नहीं आता। यूके हमारा कौन सा वाला पार्ट कहलाता है, जब नदर्न आयरलैंड किस में मिल जाता है, ग्रेट ब्रिटेन में मिल जाता है। इसी को हम क्या भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। अब हमारा जब साउथर्न आयरलैंड, जब इन पूरे आयरलैंड को जब मिलाया जाता है तो यही हमारे आयरलैंड क्या कहलाते हैं, ब्रिटिश आयरलैंड कहलाते हैं, ब्रिटिश आइल्स कहलाते हैं। तो हमें इसमें देखेंगे कि आखिरकार अगर हम इस स्टोरी को, अगर हम यहाँ के ब्रिटेन की अगर हम यूनिफिकेशन की अगर हम बात करते तो यहाँ पर कोई भी हमें बड़े वॉर जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो इंग्लैंड है, इन सभी जो आयरलैंड थे, ये सभी जो स्टेट थे, इनमें सबसे पावरफुल कौन हो रहा था, इंग्लैंड। क्यों हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पीरियड में क्या चल रहा था कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, इंग्लैंड में। आप लोगों को पता है कि इंग्लैंड में ही स्टार्ट हुआ था। तो इंग्लैंड में स्टार्ट होने की वजह से कि वहाँ के जो इंग्लैंड जो कंट्री है ये धीरे धीरे बहुत अधिक क्या होता जा रहा था, प्रॉस्परस होता जा रहा था। इसने कई सारी जो कंट्री हैं जैसे कि इंडिया था, इंडोनेशिया है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कई सारे ऐसे जो प्लेस थे जहाँ पर कॉलोनियल पीरियड बना के रखा था, जहाँ से भी उनको क्या आ रहा था, बहुत सारा जो वेल्थ था, जो वहाँ की वो लोग वेल्थ को क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। तो ये वाला जो पार्ट है इंग्लैंड जो है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस और पावरफुल होता जा रहा था। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो कंट्री ज़्यादा पावरफुल या प्रॉस्परस होती हैं तो दूसरी कंट्रियाँ उनको क्या करने लगती हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने लगती हैं। इट वॉज द फॉर्म आउट ऑफ द लॉन्ग ड्रॉन आउट द प्रोसेस नॉट बाई द सडन अपहेविल एंड द रिवॉल्ट। ये वाली लाइन आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी प्रोसेस या रिवॉल्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन कोई भी चीज़ें होती हैं वो कैसी होती, लॉन्ग ड्रॉन, लंबे टाइम पीरियड्स के साथ होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही इंग्लैंड पावरफुल हुआ और उसने सारे स्टेट्स को अपने अंडर में मिला लिया, यूनिफिकेशन कर लिया, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें प्रोसेस चल रही थी, लेकिन कैसी चल रही थी, धीरे धीरे चल रही थी। वेरियस यहाँ पर अगर हम स्कॉटलैंड की बात करें, वेल्स की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो यहाँ पर जो वेरियस इथेनिक जो ग्रुप रह रहे थे, जैसे इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था,
इंग्लिश कहा जाता था। वहाँ की लैंग्वेज क्या थी, वो लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोलते थे। उनका कल्चर क्या था, अपना अलग था। स्कॉटलैंड में रहने वाले जो लोग थे उनका कल्चर अपना अलग था, वो अपनी स्कॉटिश उनको कहते थे, उनकी लैंग्वेज अलग थी। वेलिस में रहने वाले लोग वो अलग थे, उनका कल्चर अलग था। सभी के अपने अपने कल्चर थे और यहाँ पर किसी के अंदर भी किसी भी कंट्री या यूनिफिकेशन को लेकर कोई भी डिस्कशन नहीं था। लेकिन जब ये वेरियस इथेनिक ग्रुप थे, जैसे कि इंग्लिश, वेलिस, स्कॉटलैंड, आयरिश वाले जो ग्रुप थे, ये क्या होते हैं, इंग्लिश पार्लियामेंट। लेकिन धीरे धीरे जो क्या होता है, जो इंग्लिश पार्लियामेंट है वो बहुत ज़्यादा क्या होती चली जाती है, पावरफुल होती चली जाती है। इस कारण से जो वहाँ के राजा रानी थे, उनके जो राइट्स थे, वहाँ पर राजा रानी के राइट्स रहते तो हैं, लेकिन उनके राइट्स को धीरे धीरे थोड़ा क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। क्यों, ऑलरेडी आप इस टॉपिक में पढ़ते हैं कि इंग्लिश जो पार्लियामेंट था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि मिडिल ग्रुप के जो लोग होते हैं, मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, वो पार्लियामेंट में आ चुके थे। वहाँ पर अगर हम लिटरेसी की बात करें, वो भी बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। अगर हम वहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो भी सबसे पहले बहुत अधिक मात्रा में क्या हो चुका था, डेवलप हो चुका था। एक्ट ऑफ यूनियन के अगर हम 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। और कौन सा स्टेट भी जुड़ जाता है, वेलिस भी जुड़ जाता है, जिससे कि एक यूनिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, बन जाता है, और वो क्या बन जाता है, ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट होता था वो हमेशा किन के बीच में होता था, कैथोलिक जो क्रिश्चियन थे और जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन थे, उनके बीच में हमेशा यहाँ पर क्या होता रहता था, कन्फ्लिक्ट होता था। अब यहाँ पर हम आपको बता दें, जो कैथोलिक जो क्रिश्चियन होते हैं, मीन्स ये होते हैं कि रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन क्रिश्चियन ही होते हैं, दोनों प्रोटेस्टेंट भी होते हैं, कैथोलिक भी होते हैं। लेकिन कैथोलिक जो क्रिश्चियन होते हैं वो कैसे होते हैं, ये जैसे कि हमारे जैन धर्म में, जो हमारा जैन धर्म तो दो पार्टों में डिवाइड है, दिगंबर और उसमें श्वेतांबर में हमारा जैन धर्म डिवाइड है। ऐसे मुस्लिम अगर हम की बात करते हैं, वो भी शिया और सुन्नी दो पार्ट में डिवाइड है। ऐसे ही जो क्रिश्चियन धर्म है वो भी कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड है। कैथोलिक्स जो होते हैं इनको ओल्ड क्रिश्चियन भी कहा जाता है या रोमन क्रिश्चियन भी कहा जाता है। तो अगर यहाँ पर इंग्लैंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट थे वो बहुत अधिक थे। स्कॉटलैंड में जो थे वो कैथोलिक थे। नदर्न आयरलैंड में कौन थे, कैथोलिक थे। तो ये इंग्लैंड के लोग नदर्न आयरलैंड के लोगों को बहुत अधिक सपोर्ट करते थे। तो इस कारण से जो यहाँ पर रहने वाले जो कुछ प्रोटेस्टेंट थे वो लोग क्या चाह रहे थे कि हम इंग्लैंड के साथ मिल जाएं, और ऐसा ही हुआ। वहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया और वो लोग इंग्लैंड के साथ मिल गए। इस कारण से नदर्न आयरलैंड मिलकर भी क्या बन जाता है, यूनाइटेड किंगडम बन जाता है, यूनाइटेड किंगडम। और वही क्या कहलाता है, ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। आप इसमें देखेंगे कि जब ये जो आपका ये है फ्लैग है, आपने सभी ने देखा होगा ग्रेट ब्रिटेन का ये फ्लैग है। जब हमारे इंडिया पर भी ग्रेट ब्रिटेन का राज्य था तो हमारे इंडिया पर यही वाला फ्लैग क्या होता था, सभी जगह जो हमारी बिल्डिंग, ऑफिशियल बिल्डिंग होती थी, वहाँ पर यही फ्लैग क्या हो जाता था, फहराया जाता था। इसी और देखेंगे केस ऑफ आयरलैंड की बात जब की जाती है, केस ऑफ आयरलैंड की जो बात होती है, केस ऑफ आयरलैंड की जब बात होती है कि केस ऑफ आयरलैंड में क्या किया गया था, ब्रिटेन सपोर्ट द प्रोटेस्टेंट। यहाँ पर रहने वाले जो प्रोटेस्टेंट थे उनको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। द रिवोल्ट फेल्ड, ब्रिटेन सपोर्ट द प्रोटेस्टेंट एंड फेल्ड द रिवोल्ट ऑफ द वॉल्फ द टॉन यूनाइटेड ऑफ द इरिशमैन। और यहीं पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर एक रिवॉल्ट होता है और धीरे से उस रिवॉल्ट को क्या कर दिया जाता है, उससे रिवॉल्ट फेल होने की वजह से, और ये किसको सपोर्ट मिल जाता है, नदर्न आयरलैंड के लोगों को सपोर्ट मिल जाता है। और जो आयरलैंड है, नदर्न आयरलैंड है, वो भी किसको अपना सपोर्ट कर देता है, 1801 में ग्रेट ब्रिटेन को ये क्या कर देता है, अपना सपोर्ट दे देता है। इस कारण से क्या हो जाता है, अगर हम देखेंगे ब्रिटिश नेशन में हमें एक से जब ये नेशन बने, सारे नेशन एक यूनियन नेशन जब बना तो इनका एक ही फ्लैग रहा, और उस फ्लैग को किस नाम से जानते हैं, यूनियन जैक के नाम से जानते हैं। ये जो फ्लैग बना हुआ है इसी को फ्लैग को यहाँ फहराया जाता है, यूनियन जैक के नाम से जानते हैं। यहाँ का नेशनल एंथम है, और नेशनल एंथम कौन सा है, गॉड सेव अवर नोबल किंग। और यहाँ पर सभी जगह कौन सी ही लैंग्वेज को रखा गया है, इंग्लिश लैंग्वेज को रखा गया है। तो हमने देखा कि इस तरह से जो हमारा ब्रिटेन था उसका यूनिफिकेशन हुआ है। हमें कोई भी यहाँ पर बड़े रिवॉल्ट देखने को नहीं मिले हैं, ना ही हमें यहाँ पे कोई बड़ा वॉर देखने को मिला है। धीरे धीरे बस क्या हुआ था
कि जो इंग्लैंड जो नेशन था, यूनिफिकेशन था, वो धीरे धीरे पावरफुल होता चला गया और स्कॉटलैंड, वेलिस और नदर्न आइलैंड्स के लोग क्या हो गए, उसके सपोर्ट में हो गए। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी वो बहुत अधिक पावरफुल होने की वजह से क्या हो जाती है, अब जो भी स्टेट या पावरफुल जो होता है, प्रॉस्परस जो होता है, वो दूसरे स्टेट्स को क्या करना चाहता है, अपने में मिलाना चाहता है, या वो ये चाहता है कि जो भी कंट्री होती है उसका जितना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा उतना ही ज़्यादा वो कंट्री कैसी होगी, पावरफुल होगी। तो हम आज देखते हैं कि वर्ल्ड में भी हमें ग्रेट ब्रिटेन जो है वो कैसा दिखाई देता है, पावरफुल दिखाई देता है। तो हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट को।